नमस्कार दोस्तों, ये मैं हूँ। ये मेरा प्रेजेंटेशन है और यहाँ पे मोनोपोली मार्केट की पढ़ाई हो रही है। तो आजकल ये लाइन काफ़ी फेमस है, सभी इसे यूज़ कर रहे हैं। तो खैर, जोक सपाट, हम इस वीडियो में बात करेंगे मोनोपोली मार्केट के बारे में। इसके पहले हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के बारे में जाना था। तो इस मोनोपोली मार्केट की हम शुरुआत सबसे पहले जब भी करेंगे तो हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। जैसे कि हम इसमें देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे और मोनोपोली मार्केट में लॉन्ग रन में क्या क्या सिचुएशंस आती हैं, प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और उसके तमाम डायग्राम्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्राइस डिटर्मिनेशंस के लिए। तो उन चीज़ों को हम इस समझेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनोपोली मार्केट आखिर हम कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या है। तो डेफिनेशंस अगर हम किसी भी बड़े इकोनॉमिस्ट की पढ़े तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वो एकदम सटीक डेफिनेशंस होती हैं और नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कोवियत साइनीस के द्वारा। ये कहते हैं कि मोनोपोली इज़ अ मार्केट सिचुएशन। ये किस प्रकार की मार्केट सिचुएशन है जिसमें देर इज़ अ सिंगल सेलर, यहाँ पे एक सिंगल सेलर होता है और देर आर नो प्रो सब्सिट्यूट्स फॉर अ कमोडिटी इट प्रोड्यूसेस एंड देर आर बैरियर्स टू एंट्री। तो ये थी एक डेफिनेशन जो कि बहुत ही सिंपल है मोनोपोली मार्केट की। मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ कि मोनोपोली मार्केट आखिरकार होता क्या है। तो मोनोपोली मार्केट हम कह सकते हैं कि एकाधिकार प्रतियोगिता है, जिसका मतलब होता है जहाँ पे एक विक्रेता होता है, यानी कि एक सेलर होता है जिसकी कोई भी वस्तु का जो डिमांड रहता है, वो डिमांड कर रहता है, वो गिरता हुआ होता है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये प्रोफेसर एपी लर्नर के द्वारा कहा गया है कि एकाधिकारी का तात्पर्य उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ होता है। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो कहा जाता है कि अ मोनोपोलिस्ट इज एनी सेलर हु इज़ कन्फ्रंटेड विद द फॉलोइंग डिमांड कर्व फॉर हिज प्रोडक्ट। तो उसके बाद एक डेफिनेशंस और हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डी एस वॉटसन के अनुसार कि अ मोनोपोलिस्ट इज़ द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट दैट हैज़ नो क्लोज सब्सिट्यूट्स। मतलब कि एक एकाधिकारी एक वस्तु का अकेला उत्पादक होता है जिसकी कोई निकट स्थापना वस्तु नहीं होती है। ये इसकी हिंदी में डेफिनेशंस हो गई। तो हम इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को याद रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि इन लोग की डेफिनेशंस काफ़ी अच्छी मानी जाती है एग्जामिनर्स के द्वारा। तो ये था मोनोपोली मार्केट की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर कि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वहाँ भी इसे समझेंगे और विस्तार से जानेंगे मोनोपोली मार्केट आखिरकार होता क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो इन मोनोपोली यहाँ पे एक सेलर होता है, एक सेलर होता है किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का, चाहे वो प्रोडक्ट अच्छी हो या बुरी हो, अच्छी क्वालिटी की हो या ख़राब क्वालिटी की हो। एक ही सेलर होता है और उसके कई ढेर सारे बायर्स होते हैं, कई ढेर सारे खरीदार होते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बस एक फर्म होती है जो कि सेलर होती है और भी कोई फर्म नहीं होती। बस केवल एक ही फर्म होती है, देयर इज़ वन फर्म हु सेज दैट क्वालिटी ऑफ गुड दैट प्रोडक्ट नो मैटर इट्स ऑफ गुड और बैड क्वालिटी। नेक्स्ट इज नो प्रो सब्सिट्यूट्स। इसका मतलब एक मोनोपोलिस्ट जो होता है वो गुड्स या प्रोडक्ट ऐसे प्रोड्यूस करता है जिसका मार्केट में कोई सब्सिट्यूट प्रेजेंट ना हो, कोई भी सब्सिट्यूट प्रेजेंट ना हो। थर्ड है वन फर्म वन इंडस्ट्री। मतलब कि यहाँ पे मोनोपोली मार्केट में केवल एक ही फर्म होती है और वही फर्म को हम इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। तो इसमें फर्म और इंडस्ट्री दोनों एक तरीके के सिमिलर वर्ड्स हैं, एक जैसे वर्ड हैं, समांतर वर्ड्स हैं। किसी भी प्रकार का डिफरेंस इन दोनों में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। मतलब कि यहाँ मोनोपोली मार्केट में चाहे वो शॉर्ट पीरियड हो या लॉन्ग पीरियड हो, किसी को भी नई फर्म्स को उसमें एंट्री लेने की परमिशंस नहीं होती हैं जो कि उसी तरीके की गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है जैसा कि वो मोनोपोलियर उस मार्केट में कर रहा है। उसे वो परमिशन नहीं दी जाएगी कि आप इस मार्केट में घुसें। क्यों? क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करा लेता है, उसका ऊपर पेटेंट करा लेता है, जिसके कारण एक मोनोपोलियर हमेशा और हमेशा प्रॉफिट कमाता है, या फिर उसे कह सकते हैं कि हमेशा और हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। उसे लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन केवल शॉर्ट पीरियड में। लेकिन अगर हम लॉन्ग पीरियड की बात करें तो उसे केवल और केवल प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। नेक्स्ट है प्राइस मेकर। यानी कि एक मोनोपोलियर अपने प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है। कैसे? क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल रहता है अपने प्रोडक्ट की सप्लाई पे। तो उसका पूरा कंट्रोल रहेगा अपने प्रोडक्ट की सप्लाई पे।
तो वो जब चाहे अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, अपनी उसके ऊपर कोई उस पर पूरा कंट्रोल रहता है। तो अकॉर्डिंग टू हिज व्यू ही इज़ ट्रीटेड टू बी अ प्राइस मेकर, क्योंकि इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि वो जो मोनोपोलियर है वो प्राइस मेकर साबित होता है। नेक्स्ट है इन इलास्टिक डिमांड कर्व, जिसका मतलब एक जो मोनोपोलियर है, व्हेन सेलर वांट्स टू सेल इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब कि जब भी सेलर चाहे, मोनोपोली मार्केट में अगर वो है और वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सेल करे, तो उसे अपनी गुड्स की प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। मेक्स रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ नेक्स्ट गुड्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एवरेज रेवेन्यू रहेगा वो ज़्यादा रहेगा मार्जिनल रेवेन्यू से। तो यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं तो इन इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। इसका डिमांड कर्व की जो यू कैन से टेंडेंसी होती है वो इन इलास्टिक होती है। नेक्स्ट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल, मतलब कि एक मोनोपोली मार्केट में एक सेलर कैन सेल हिज वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वो एक ही प्रकार की गुड्स को बेच सकता है अलग अलग प्राइस पे, डिफरेंट प्राइस पे। तो इसमें जो है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आसानी से पॉसिबल माना जा सकता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट इन लॉन्ग रन पीरियड। तो हम कह सकते हैं कि एक मोनोपोली जो रहेगा वो प्रॉफिट कमाता है, जनरल प्रॉफिट कमाता है यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, और लॉस भी कमाता है। कब? शॉर्ट पीरियड में। लेकिन अगर हम लॉन्ग पीरियड की बात करें तो क्योंकि एंट्री नहीं हो पाती है नए फर्म्स की लॉन्ग पीरियड में, तो वो केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या फिर नॉर्मल प्रॉफिट ही वो कमाता है, क्योंकि नो एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द लॉन्ग पीरियड। बट शॉर्ट पीरियड में वो प्रॉफिट, लॉस या जनरल प्रॉफिट भी कमा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ मोनोपोलिस्ट इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में एक मोनोपोलियर को कहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, और हम कह सकते हैं कि कहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन मोनोपोली अपना करेगा। तो पहला केस आता है मेरा प्रॉफिट टू मोनोपोलियर। अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो आपको यहाँ पे डायग्राम्स दिख रहा होगा, तो इस डायग्राम को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया है आउटपुट को, और वाई एक्सिस पे मैंने आपको दिखाया है रेवेन्यू एंड कॉस्ट को। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये ए आर कर्व है, ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू, और ये आपकी एम आर कर्व है यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू। तो जो ए आर कर्व है ये वाली, ये हमें क्या बता रही है? ये हमें ये बता रही है कि एक मोनोपोलिस्ट वॉन्ट्स टू सेल इन हाई प्राइस। एक मोनोपोलिस्ट जो है वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा दाम में बेचना चाह रहा है, तो उसे क्या करना पड़ रहा है? उसे जैसे, तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस की कम हो रही, जैसे जैसे हम देख सकते हैं कि जो प्राइस मेरी कम हो रही है उसकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, अगर मेरी प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमको यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट हम देख सकते हैं कि ए आर जो है ये वाला कर्व, ये ए सी से यानी कि एवरेज कॉस्ट से ये कर्व जो है वो ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं इस ग्राफ में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ओ क्यू मात्रा का प्रोडक्शन हो रहा है, और उसे जब बेच रहे हैं तो उसे पर यूनिट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो उसे आ रही है, पर यूनिट प्राइस जो उसे मिल रही है एक यूनिट की, वो मिल रही है हमें ओपी के बराबर। ठीक है, ओपी के बराबर हमें यहाँ पे प्राइस मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमको पर यूनिट यानी कि शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट हमें यहाँ पे कितनी आ रही है, मान के चलिए हमें यहाँ पे 10 रुपया जो है वो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, और हम बेच रहे हैं प्राइस 15 रुपये पे उसे, तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ? 5 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम ये मेरा 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम पूरी प्रोडक्शन कर लेते हैं तो हमको प्रॉफिट कितना होता है? पी एस ई और टी के बराबर। हमें ये प्रॉफिट होता है पी एस ई और टी के बराबर। तो यहाँ पे ये सिचुएशंस हो जाती हैं हमारी प्रॉफिट के कंडीशन में एक मोनोपोली को जो मिलती है, एक मोनोपोलियर को जो मिलती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की ओर। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? नॉर्मल प्रॉफिट हमको समझना पड़ेगा कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट वही होता है जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाती है, तो उससे हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन है। यहाँ पे मोनोपोलियर जो है उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल रहा है E1 पे, यहाँ पे उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है। प्रोडक्शन कितना हो रहा है? ओ क्यू मात्रा का प्रोडक्शन वो कर रहा है, ओ क्यू मात्रा का प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसे पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? SAC, यानी कि हमें पर यूनिट कॉस्ट आ रही है Q1 और T1 के बराबर, ये हिस्सा।
Q1 या फिर हम कह सकते हैं उसे पर यूनिट कॉस्ट आ रही है OP1 के बराबर। तो ये उसकी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, लेकिन जब वो मार्केट में इसे बेच रहा है तो हमें प्राइस कितना मिल रहा है, तब भी हमें देखा जाए तो प्राइस हमको मिल रहा है Q1 T1 के बराबर, या हम कह सकते हैं कि हमको वहाँ पे प्राइस मिल रहा है OP1 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मोनोपोलियर को यहाँ इस केस में नॉर्मल प्रॉफिट ही मिल रहा है, क्योंकि Q1 T1 जो है वो OP1 के बराबर, Q1 T1 जो है वो मेरा OP1 के बराबर आ रहा है, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट जो आ रही है मेरी वो बराबर आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है। अच्छा, हमने आपको बताया कि शॉर्ट पीरियड, ये शॉर्ट पीरियड क्या होता है? शॉर्ट पीरियड वो होता है जब एक उत्पादक यानी कि एक प्रोड्यूसर या एक एकाधिकारी यानी कि एक मोनोपोलियर फर्म फर्म फिक्स्ड रिसोर्सेस में बिना कोई चेंज किए, यानी कि फिक्स्ड रिसोर्सेस यानी कि स्थिर, यू कैन से फिक्स्ड रिसोर्स मतलब स्थिर साधन में बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किए अगर वो बिना किसी परिवर्तन के अगर उसकी डिमांड बढ़ती है तो जो मोनोपोलियर रहेगा उसके वेरिएबल रिसोर्सेस में चेंजेस करेगा, यानी कि लेबर कैपिटल और रॉ मटेरियल में वो बढ़ोतरी करेगा, इंक्रीमेंट करके अपने डिमांड कर्व को एडजस्ट करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिए इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, साम्य की अवस्था है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मोनोपोलियर यहाँ पे A इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ऑफ मोनोपोलियर एट दिस टाइम। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मोनोपोलियर यानी कि MC ऑफ मोनोपोलियर एंड AR ऑफ मोनोपोलियर आर इक्वल। एट दिस टाइम अ मोनोपोलियर डू नॉट वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स प्रोडक्शन, यानी कि इस सिचुएशन में एक मोनोपोलियर जब उसको मार्जिनल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर मिल रहा है तो वो अपने प्रोडक्शन को ना ही वो घटाएगा और ना ही वो अपने प्रोडक्शन को 1 इंच भी बढ़ाएगा। जितना वो पहले कर रहा है उतना ही वो आगे भी करता रहेगा। तो ये केस था हमारा नॉर्मल प्रॉफिट टू मोनोपोलियर। अब हम आगे चलते हैं कि हमको जब लॉस होता है तब क्या कंडीशंस बनती है। तो ये लॉस का डायग्राम है। लॉस के डायग्राम हम कैसे कर सकते हैं? लॉस क्या हो रहा है, जब एवरेज कॉस्ट ज़्यादा रहेगा एवरेज रेवेन्यू से, AC ज़्यादा रहेगा AR से, तो हम कह सकते हैं कि ये लॉस की कंडीशन है, यानी कि लॉस टू मोनोपोलियर है। एक मोनोपोलियर गेट्स प्राइस इक्वल टू ABC। यहाँ पे देखा जाए तो एक मोनोपोलियर को अपनी प्राइस जो मिल रही है वो ABC के बराबर मिल रही है, यानी कि ABC के बराबर मिल रही है शॉर्ट पीरियड में। सो बाय बियरिंग लॉस, वो लॉस सहन करते हुए भी वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा। हालांकि उसे ABC2 ही प्राइस मिल रही है, लेकिन उसे वो अपना वो अपने लॉस को सहते हुए भी अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा, बिकॉज व्हेन इट रिड्यूसेस अगेन देन यू नीड टू शट डाउन द फैक्ट्री। क्यों? यहाँ पे उसे लॉस हो रहा है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे उसे ये लॉस हो रहा है, मान क्या लेते हैं यहाँ पे इसे लॉस हो रहा है। लेकिन अगर ये लॉस इससे भी और नीचे घटा, तो उस मोनोपोलियर को अपनी फैक्ट्री पे ताला लगाना पड़ेगा। मीन्स व्हेन इट और रिड्यूसेस एट फ्रॉम एवरेज कॉस्ट ऑल्सो। इसका मतलब अगर जो उसे एवरेज कॉस्ट लग रही है, एवरेज कॉस्ट जो आ रही है उससे भी जब उससे कम रिटर्न मिलेगा, तो यानी कि इसका मतलब उसे लॉस हो रहा है, लॉस पे भी लॉस ज़्यादा हो जा रहा है, तो उससे अपनी कंडीशन हो जाएगी कि उसे अपनी फैक्ट्री को शट डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैंने आपको OYX पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट दिखाया है और OXX पे मैंने आपको प्रोडक्शन दिखाया है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट एवरेज कॉस्ट है वो मेरी आ रही है Q2C2 के बराबर। ये SAC यानी कि जो SAC है वो Q2 अब से यहाँ पे ऐसे जब लाइन ड्रॉ कर दोगे तो हमको अगर पूछना पड़ेगा कि मेरी शॉर्ट एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है, तो हम कहेंगे ये Q2 और C2 के बराबर जो है ये मेरी शॉर्ट एवरेज कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो ये शॉर्ट एवरेज कॉस्ट है, या कि हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट एवरेज कॉस्ट है इसको हम क्या कह सकते हैं, Q2 या C2 के बराबर है, और या तो हम इसे कह सकते हैं कि ये OS2 के बराबर है, OS2 के बराबर है। ये हमारी इसमें शॉर्ट एवरेज कॉस्ट है। और जो ये Q2 का पॉइंट है ये मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यहाँ पे फॉर्म को साम्य मिल रहा है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशंस है। तो मैंने कहा आपको कि शॉर्ट एवरेज कॉस्ट आ रही है Q2C2 के बराबर। तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट को बेचते हैं
जब हम उसे बेचते हैं तो हमारी जो कॉस्ट आ रही है, वो हमारी आ रही है OP2 के बराबर, या फिर हम कह सकते हैं कि Q2 T2 के बराबर, Q2 T2 के बराबर यहाँ पे हमारी कॉस्ट आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि C2 T2, या फिर हम कह सकते हैं S2 P2 के बराबर ये हिस्सा, ये मेरा लॉस में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ओ क्यू टू जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन अगर हम करते हैं तो मेरा जो टोटल लॉस हो जाता है वो मेरा लॉस क्या हो जाता है, वो मेरा लॉस हो जाता है P2 T2 C2 और S2 के बराबर। यहाँ पे मेरा ये जो है ये टोटल लॉस हो जाएगा, ये हिस्सा P2 T2 C2 S2। कब ये टोटल लॉस होगा? जब हम OQ2 मात्रा का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये थी मेरी कंडीशन लॉस की। लेकिन अगर हम लॉस सहते हुए भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, अगर हम लॉस सहते हुए भी अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो मेरी पर यूनिट एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या आती है, वो आती है हमारी Q2 C2 के बराबर, या हम कह सकते हैं कि OS2 के बराबर। तो जब AVC2 ये वाली जो कर्व है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हम जब T2 से ड्रॉ कर लेते हैं तो हमको ये बताता है कि अगर लॉस हुआ, इफ़ लॉस ऑल्सो, लॉस के केस में भी, देन ऑल्सो प्राइस जो है उस केस में भी हमको प्राइस जो मिल रही है वो हमको मिल रही है Q2 T2 के बराबर। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ Q2 T2 के बराबर हमें प्राइस मिलनी है, फिर भी हम अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। किस आशा से? इस आशा से कि हमें भविष्य में, फ्यूचर में हमको प्रॉफिट होगा। इस आशा से हम अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं लॉस सहते हुए भी। तो यही एक खासियत है मोनोपोली मार्केट की कि एक मोनोपोलियर लॉस सहते हुए भी अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करता है, ताकि वो सोचता है कि भविष्य में क्या पता हमको प्रॉफिट हो जाए। तो ये लॉस का डायग्राम था। अब हम चलते हैं, देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट पीरियड के तीनों केस समझा दिए हैं, प्रॉफिट समझाया, लॉस समझाया और नॉर्मल प्रॉफिट का केसेस समझाया। अब हम बढ़ते हैं अपने लॉन्ग पीरियड की ओर। जब प्राइस डिटर्मिनेशन जब हम लॉन्ग पीरियड में करते हैं तो उस केसेस में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मार्जिनल कॉस्ट, ये मेरा लॉन्ग पीरियड का डायग्राम है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, लॉन्ग पीरियड का डायग्राम है ये। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है OQ पे प्रोडक्शन दिखाया है, ये वाली जो लाइन है OX पे प्रोडक्शन दिखाया है, OT यानी कि OT ये वाली जो लाइन है OT, या हम कह सकते हैं कि OP पे मैंने आपको प्राइस दिखाया है, मूल्य दिखाया है, और TC ये जो है, या हम कह सकते हैं PS ये वाला जो हिस्सा है, ये मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट माने कि लाभ हो रहा है। और जब हम OQ2 मात्रा का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? टोटल प्रॉफिट हो रहा है PSCT के बराबर। ठीक है, ये मैंने आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि इसकी खासियत, इस डायग्राम को क्विक वे में अगर समझना चाहे तो हम इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है LMC ये वाली जो, अच्छा हमें शॉर्ट पीरियड में देख रहा था कि हमको यहाँ पे सिर्फ MC और AC दिख रहा था, लेकिन लॉन्ग पीरियड में हमको यहाँ पे LMC और LAC लिखना पड़ेगा। यहाँ पे L का माने हो जाएगा लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग एवरेज कॉस्ट। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो लॉन्ग पीरियड में एक मोनोपोली है। देखिए समझिए इस बात को, लॉन्ग पीरियड यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है, यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है LMC, ये SMC को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे E पे काट रही है। E पे इसे हम अगर हम मान के चलिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट E है, बस समझिए, अब इस डायग्राम के अंदर मत घुसिएगा, अभी आप बात समझिए। अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे E पॉइंट पे वो नीचे से काट रही है, तो अगर हम उस पर एक लंब डाल देंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि प्राइस कितनी आ रही है और पर यूनिट प्राइस हमें यहाँ पे कितनी मिल रही है। ठीक है, अब हम इस डायग्राम में देखते हैं कि अगर हम OQ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमको जो प्राइस आ रही है वो प्राइस आ रही है ET के बराबर प्राइस आ रही है। और अगर हम पर यूनिट प्राइस देखें तो पर यूनिट मेरी प्राइस आ रही है QTOP के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट को नीचे से काटने पे हमको यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है। अब हम फोकस करते हैं अपने इस डायग्राम में, ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिए थे कि होता क्या है आखिर में। अब इस डायग्राम में लॉन्ग पीरियड में एक मोनोपोलियर के पास, बस बात सुनिएगा, एक लॉन्ग पीरियड में मोनोपोलियर के पास बहुत ज़्यादा समय होता है, लॉट ऑफ टाइम होता है, तो वो अपना
रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है, वो अपने रिसोर्सेज का अच्छे प्रकार से यूज़ कर सकता है और वो एंड कैन डू वट एवर चेंजेस ही कैन वांट, और उससे उसमें जो भी चेंजेस का मन करे वो चेंजेस वो उसमें आराम से कर सकता है। तो एक मोनोपोलियर लॉन्ग पीरियड में 100% वो मैक्सिमम प्रॉफिट ही कमाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पर्याप्त समय होता है अपने एक्शंस को टेक अप करने में, अपने एक्शंस को पुट करने में उसको काफ़ी मात्रा में समय होता है, तो वो हमेशा और हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट ही कमाएगा। तो हम इस डायग्राम में अब समझते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ही इस डायग्राम में शो किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो LAR है, ये वाली लाइन LAR है, LAR के ठीक नीचे हम देखेंगे कि LMR है, LAR के ठीक नीचे हम देखेंगे कि LMR है, और एक मोनोपोलियर का LMR, एक मोनोपोलियर का लॉन्ग मार्जिनल रेवेन्यू, जहाँ पे LMC को कट करेगा, काटेगा, वही मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वही मेरा पॉइंट हो जाएगा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ये हिस्सा मेरा एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। और अब हम अगर OQ2 ड्रॉ कर देते हैं, अगर हम यहाँ से ही एक प्राइस, एक नीचे ऐसे लाइन खींच देखते हैं, तो मेरी जो यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दे तो मेरी प्राइस कितनी आ रही है, हमको प्राइस मिल रही है Q2 और T के बराबर, क्योंकि ये लेयर यहाँ पे आ गया था। अगर हम ऐसे एक लाइन खींच देंगे, इसको ड्रॉ करने के बाद अगर हम ऐसे एक लाइन खींच देंगे तो हमको क्या पता चलेगा, हमको ये पता चलेगा कि हमको प्राइस कितनी मिल रही है, हमको प्राइस मिल रही है Q2 और T के बराबर, यानी कि Q2 और T के बराबर हमको यहाँ पे प्राइस मिल रही है, या हम कह सकते हैं कि हमको OP के बराबर प्राइस मिल रही है। और एवरेज प्रॉफिट मेरा यहाँ पे कितना हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट मेरा यहाँ पे हो रहा है Q2C के बराबर। ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा, ये जो आपको C दिख रहा है ना, ये और ये Q2, इतना हिस्सा जो है मेरा ये यहाँ पे ये प्रॉफिट मिल रहा है, या हम कह सकते हैं कि OS के बराबर हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई है। और टोटल प्रॉफिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल प्रॉफिट हमको यहाँ पे मिल रहा है CSP और T के बराबर हमको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो है यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो लॉन्ग पीरियड में हम ये कह सकते हैं कि एक मोनोपोलियर को केवल और केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो ये था ये डायग्राम, जो कि लॉन्ग पीरियड में काफ़ी आसान होता है। ये डायग्राम लॉन्ग पीरियड में पूछा जाता है। तो लॉन्ग पीरियड में हमको केवल और केवल प्रॉफिट होगा। शॉर्ट पीरियड में मैंने आपको बताया कि लॉस कब होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा और प्रॉफिट कब होगा। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर और डिग्री ऑफ मोनोपोली। इसको बस आप रट जाइए, कोई न्यूमेरिकल एज सच पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता देता हूँ कि मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर अगर हमें पूछा जाए कैलकुलेट करने को तो कैसे करेंगे, या हमें पूछा जाए कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ मोनोपोली तो हम कैसे करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है लर्नर्स मेथड और दूसरा मेथड है हमारा बेल मेथड। तो लर्नर मेथड की अगर हम बात करें तो लर्नर जी हमें ये बताते हैं, अकॉर्डिंग टू एल एम के अनुसार, एज मच गैप इज इन बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट। जितना ज़्यादा गैप हमारे प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में रहेगा, दैट मच पावरफुल विल बी द मोनोपोलियर पावर। उतना ज़्यादा पावरफुल हमारी जो मोनोपोलियर की पावर है वो ज़्यादा रहेगी। जितना ज़्यादा आप गैप रखोगे प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में, उतना ज़्यादा आपको पावर मिलती रहेगी। ये लर्नर महोदय ने कहा है। दूसरा कहा है कि जितना ज़्यादा कम गैप होगा किसमें, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में, उतना कम हमारी पावर रहेगी। और यहाँ पे पावर किसको बता रहा है, मोनोपोलियर की पावर को। तो ये वाइसा वर्सा है। ये दो पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। अगर हमें पूछा जाए कि इसको कैलकुलेट किया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है P माइनस MC/P, जहाँ पे P इंडिकेट करता है हमारा प्राइस को और MC इंडिकेट करता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट को। तो ये था लर्नर मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। न्यूमेरिकल्स आते हैं, बस आप फार्मूला को रट जाइए, बस न्यूमेरिकल्स ही करने को बोलेगा। कोई इसका डायग्राम नहीं है, कोई इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं पूछा जाता। केवल और केवल या तो आपको दो लाइन में अगर आपको समझाने को कहा जाए तो मैंने आपको बता दिया है कि प्रॉफिट कब क्या कि आपको दो लाइन में बता दिया कि जितना ज़्यादा कम गैप रहेगा वो उस वक्त क्या होगा, और जितना अगर ज़्यादा गैप रहेगा तो उस वक्त क्या होगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये था लर्नर मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है मोनोपोलियर पावर को डिफाइन करने के लिए। सेकंड मेथड है मेरा बेल मेथड। बेल महोदय ने कहा है
बेल ने दो चीज़ों को यूज़ किया है, एआर और एसी, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को इन्होंने यूज़ किया है। और इन्होंने उसको यूज़ करने के बाद हमें ये बताया कि जितना ज़्यादा गैप रहेगा एआर और एसी में, उतना ज़्यादा पावरफुल हमारा मोनोपोलियर रहेगा। जितना ज़्यादा गैप हमारा एआर एसी में रहेगा उतना ज़्यादा हमारा पावरफुल मोनोपोलियर रहेगा। और लर्नर महोदय ने क्या कहा था कि जितना ज़्यादा गैप हमारे प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में रहेगा उतना ज़्यादा मोनोपोलियर की पावर रहेगी। और इन्होंने कहा रहा है कि एआर और एसी के बीच में जितना ज़्यादा गैप रहेगा उतना ज़्यादा हमारी मोनोपोलियर की पावर रहेगी। एआर यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और एसी यहाँ पे एवरेज कॉस्ट है, सेकंड है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो होता है ए आर इज इक्वल टू एम सी होता है। तो ए आर इज इक्वल टू एम सी होता है परफेक्ट कंपटीशन में। मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन बताया हुआ है, वहाँ पे आपको ए आर जो है वो एम सी के बराबर रहेगा। लेकिन मोनोपोलियर में ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होती, नील होता है। यहाँ पे ये बातें नील होती है। तो बेसिक तौर पे अगर हम देखा जाए कि फार्मूला फॉर मोनोपोलियर की पावर का फार्मूला क्या रहेगा, तो वो यही फार्मूला रहेगा कि ए आर में से अगर हम ए सी को घटा देंगे, यानी कि एवरेज रेवेन्यू में से हम अगर एवरेज कॉस्ट को घटा देंगे बेल मेथड के अनुसार, तो हमको ये पता चल जाएगा कि मोनोपोलियर की पावर क्या है, या हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ मोनोपोली क्या है। तो ये दो मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला लर्दन मेथड, दूसरा बेल मेथड। तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रॉफिट कब होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, शॉर्ट पीरियड में क्या क्या केसेस होते हैं और लॉन्ग पीरियड में क्या क्या केसेस बनते हैं, विद इट्स डायग्राम एंड विद इट्स एक्सप्लेनेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी and do subscribe this channel to find out all the latest subject regarding economics, because economics series is been started। economics की जो सीरीज़ है वो मैं स्टार्ट किया हुआ हूँ, और मोनोपोली बताया है अभी। इसके पहले मैंने परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगा और भी किसी एक मार्केट के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो टिल द टाइम डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट you could get important updates regarding each and every topic of my channel, right? So thanks for watching, bye bye।